हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल साइंस पर एकता मैम। कैसे हो आप सभी? अच्छे से पढ़ रहे होंगे। आज पढ़े हैं क्लास 8 का माइक्रो ऑर्गेनिज्म चैप्टर। जो हम पढ़ रहे हैं कंटिन्यू करते हैं, उसी को आगे से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। बहुत थोड़ा सा चैप्टर अब हमारा बचा है, जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। तो चलो, जहाँ तक हमने पढ़ लिया एक बार उसको थोड़ा सा रिविजन कर लें। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि विनेगर या एसिटिक एसिड, वाइन और अल्कोहल बनाने के काम में आते हैं कौन? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और क्यों काम में आते हैं कि इन जो गेहूं है या जौ है या जिन फ्रूट्स हैं, इनके अंदर जो शुगर है उसका कन्वर्जन हो जाता है अल्कोहल में। और ये जो प्रोसेस है शुगर को अल्कोहल में कन्वर्ट करने की, इसका हमने नाम याद किया था, दैट इज कॉल्ड फर्मेंटेशन, है ना। कन्वर्जन ऑफ शुगर टू अल्कोहल, याद आ गया। शर्करा को अल्कोहल में परिवर्तित किया जाता है और इसको क्या कहा जाता है? फर्मेंटेशन कहा जाता है। इसी के साथ याद कर लो एक और क्वेश्चन हमने पढ़ा था, लुईस पास्चर, इन्होंने सबसे पहले फर्मेंटेशन की खोज की थी, जिनका नाम है मिस्टर लुईस पास्चर। इसके बाद हमने पढ़ा था एंटीबॉडीज के बारे में। एंटीबॉडीज जो है हमारी बॉडी में बनती हैं और उसके लिए काम में लिए जाते हैं माइक्रोब्स। डेड और वीक माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है ये हमारी बॉडी में अलग अलग बीमारियों के प्रति एंटर करवाए जाते हैं थ्रू वैक्सीनेशन इन चाइल्डहुड। और इससे क्या होता है, जैसे ही हमारी बॉडी में एंटर करते हैं, हमारी बॉडी इनके अगेंस्ट बनाती है एंटीबॉडीज, उनको रखती है याद। और जब भी ये बीमारी हमारे ऊपर अटैक करती है, वो एंटीबॉडीज इस बीमारी से लड़ने में हमारी मदद करते हैं। फिर हमने पढ़े थे एंटीबॉडीज के बाद में जो दवाइयाँ हैं उनके बारे में पढ़ लिया था कि बॉडी में एंटीबॉडीज बनती हैं और साथ ही साथ हम दवाइयाँ भी लेते हैं। एंटीबायोटिक्स जो भी ये जो बैक्टीरिया होते हैं इनके अगेंस्ट लड़ती हैं और हमें एंटीबॉडीज मदद करती हैं। फिर हमने पढ़ा था वो प्रिकॉशंस जो हमें ध्यान रखने चाहिए जो एंटीबायोटिक्स हैं उनको लेने के लिए। एक और साइंटिस्ट का नाम हमने याद किया था, कौन सी बीमारी के लिए? वैक्सीनेशन के लिए, और उनका नाम था एडवर्ड जेनर, जिन्होंने स्मॉल पॉक्स के लिए वैक्सीनेशन की खोज की थी। याद आ गया। तो यहाँ हमने पढ़ लिए थे जितने भी इनके फायदे थे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के, चाहे तो वातावरण को साफ करने के लिए हो और चाहे खाद वगैरह बनाने के लिए हो, यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। तो जितने जितने फायदे थे इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हमारे, वो हमने पढ़ लिए थे। आज का टॉपिक आगे कंटिन्यू करेंगे, हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। हार्मफुल यानी कि हानिकारक। अब देखो, जैसे कि हम ये कहते हैं ना कि हर चीज के दो पर्सपेक्टिव्स होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, कि एक ग्लास पानी से भरा है तो कोई कहेगा कि आधा खाली है और आधा भरा हुआ है। उसी तरह ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, इनके केवल फायदे ही नहीं हैं, इनके कुछ नुकसान भी हैं। अब क्या नुकसान है वो हम इनके धीरे धीरे जानते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि ये एक पैथोजन की तरह बिहेव करते हैं। पैथोजन होता है रोग कारक, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है ये कुछ बीमारियों के लिए जिम्मेदार होते हैं और इसीलिए इनको कहा जाता है पैथोजेंस। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं पैथोजन क्या है? डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, MO से समझ जाना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स आर कॉल्ड पैथोजेंस। तो हम हिंदी में क्या लिखेंगे? मान लो कि हमारे हिंदी वाले स्टूडेंट्स भी पढ़ रहे हो, हिंदी मीडियम वाले, तो क्या लिखेंगे? वे सूक्ष्मजीव जो मनुष्य अथवा पशुओं में, है ना, या जो रोग कारक होते हैं, रोग कारक मतलब रोग की वजह होते हैं, उन्हें पैथोजन कहा जाता है। ठीक है, तो रोग कारक लिखेंगे तो रोग उत्पन्न करते हैं, इसको ऐसे लिख दो ताकि डेफिनेशन ठीक हो जाएगी। रोग उत्पन्न करते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? रोग कारक कहा जाता है। ठीक, आगे चलते हैं और अगले टॉपिक के बारे में पढ़ते हैं। अब रोग कारक भी हो सकते हैं, हमारे सामान को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। अब क्या क्या नुकसान इनसे होते हैं उनको पढ़ते हैं। तो सबसे पहले डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, डिजीज कॉजिंग सबसे पहले हम पढ़ते हैं ह्यूमंस के अंदर, यानी मनुष्यों में इनसे होने वाली जो बीमारियां हैं उनको हम पढ़ते हैं। तो पहली तरह की जो बीमारी है ना जो इनसे हो जाती है, वो बीमारी है कम्युनिकेबल डिजीज। ठीक है, संचरणीय रोग। ठीक, अब देखो
एक कॉमन सा एग्जांपल सीखते हैं कि मान लो आप और आपका क्लासमेट कोई आपके साथ बैठा हुआ है, एक का सिर दुख रहा है, तो क्या आपका भी सिर दुखने लगेगा? नहीं होगा ऐसा, है ना। लेकिन अगर वही स्टूडेंट ऐसा हो कि उसको आई फ्लू हो रखा है या बारिश के दिनों में जो कॉमन फ्लू हो जाता है, जुकाम हो जाता है, वो हो रखा है, तो क्या होगा? तो आपको भी बहुत ज्यादा चांसेस होंगे कि वो बीमारी हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद आगे हम बात करें तो वो बीमारी हम ये कह सकते हैं कम्युनिकेबल डिजीज क्या है कि वो बीमारी जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को पहुंच रही है कांटेक्ट के माध्यम से या उसके कपड़े या कंघा या बर्तन यूज करने से, या फिर फैल रही है वो किसके माध्यम से? एयर, वाटर और कांटेक्ट, है ना। इन 3 माध्यमों से अगर कोई बीमारी पहुंच रही है तो वो क्या कहला रही है? कम्युनिकेबल डिजीज कहला रही है। ठीक, तो नॉर्मल जैसे हम बात करें कि जॉइंट्स का पेन है तो एक के हो रखा है, दूसरे के नहीं होगा जो पास बैठा है उसके। लेकिन अगर एक के फ्लू हो रखा है या वायरल फीवर हो रखा है तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि जो व्यक्ति उसके पास बैठा है उसको हो सकता है। एक व्यक्ति है, मान लीजिए किसी के सिर में जूं हो रखी है, उसके कंघे से हम अपने बाल बना लें तो हमारे सिर में भी जूं हो सकती है। या डैंड्रफ हो रखा है और उसी के कंघे से हम बाल बना लें तो हमें डैंड्रफ हो सकता है। ठीक है, तो कम्युनिकेबल डिजीज का मतलब ये है कि ये किसी वाहक की मदद से, दीज डिजीजेज आर ट्रांसमिटेड बाय अ कैरियर, है ना। कोई भी एक कैरियर हो सकता है। अब यहाँ हम बात कर रहे हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, तो यहाँ जो कैरियर है वो कौन है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो कि एयर, वाटर या कॉन्टेक्ट के थ्रू एक इन्फेक्टेड व्यक्ति से दूसरे नॉर्मल या जो व्यक्ति बीमार नहीं है उस तक पहुंच जाते हैं। तो कम्युनिकेबल डिजीज क्या है? डिजीज which are transmitted by air, water or contact by a infected person to a हेल्दी पर्सन। क्लियर है? देखो, वो बीमारियां जो कि फैलती हैं हवा, पानी या संपर्क के माध्यम से एक इन्फेक्टेड पर्सन, इन्फेक्टेड मतलब जो बीमार व्यक्ति है, उससे एक हेल्दी पर्सन यानी कि जो व्यक्ति बीमार नहीं है, जो व्यक्ति स्वस्थ है, उस तक पहुंच जाती है। ऐसी बीमारियों को हम कहते हैं कम्युनिकेबल डिजीज। अब इसके एग्जाम्पल देख लो अगर, तो कोलेरा हो गया, कॉमन कोल्ड हो गया, ये जो जुकाम हो जाता है ना आए दिन, ये कॉमन कोल्ड हो गया, कॉलेरा हो गया, और टीबी लिख सकते हैं अपन, ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है, ये इसके कॉमन एग्जांपल्स हो गए। चिकन पॉक्स भी लिख सकते हैं, चिकन पॉक्स भी हो जाता है। देखा होगा ना आपने कि अगर स्कूल में किसी बच्चे को चिकन पॉक्स हो जाता है तो टीचर आपके कह देते हैं कि भाई जब बेटा ठीक हो जाओ ना तभी स्कूल आना, जब तक ठीक नहीं हो तब तक छुट्टी पर ही रहो, स्कूल आने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं और अब हम पता करते हैं कि ये बीमारियां कैसे फैलती हैं। जैसे कि कॉमन कोल्ड की बात करते हैं। देखो, कॉमन कोल्ड में जब व्यक्ति स्नीज यानी कि छींकता है तो उसकी बॉडी में से कुछ ड्रॉपलेट्स निकलते हैं लिक्विड फॉर्म में या वेपर फॉर्म में। ये ड्रॉपलेट्स जो होते हैं इनके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। मान लीजिए हम उस इन्फेक्टेड पर्सन के पास में बैठे हुए हैं, एयर के माध्यम से वो जो ड्रॉपलेट्स हैं वो घूमते घूमते अगर हमारी बॉडी में बाय ब्रीथ एंटर कर गए तो जाकर हमारे अंदर भी बीमारी को उत्पन्न करेंगे। इसीलिए कहा जाता है खांसते और छींकते समय नाक और मुंह पर रुमाल रखना चाहिए। वैसे तो एक बहुत अच्छी आदत है, तो इसीलिए कहा जाता है ताकि ये जो बीमारी है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक ना फैले। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कुछ डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म या किस तरीके से बीमारियां फैलती हैं। ठीक है, देखो सबसे पहला कॉज जो डिजीज का है वो है हाउस फ्लाई। हाउस फ्लाई जानते हो ना, घरेलू मक्खी जो हमारे घर में घूमती रहती है। अब ये बीमारी की सबसे बड़ी वाहक है हमारे घर में। कैसे है? देखो, हमारे मतलब हम सभी के घर में हाउस फ्लाई क्या करती है, ये गंदगी पर बैठती है। ठीक है, गंदगी के ऊपर जब ये बैठती है तो इसके पंख और जो पैर हैं
उनके अंदर वो गंदगी लग जाती है। मान लो ये गोबर पर बैठ गई या और किसी गंदी चीज पर बैठ गई, नाली वगैरह में, वो चीज इसके पंखों पे और पैरों पे कन्फर्म चिपकेगी और अब ये घूमती हुई कहाँ आ जाएगी, हमारे घर में। और घर में अगर कोई खाने की चीज खुली हुई है तो ये उस पर बैठेगी, दिखाई हमें नहीं देगा, लेकिन माइक्रोब्स जैसा कि हम जानते हैं कितने छोटे होते हैं, इतने छोटे कि हम सोच भी नहीं सकते। अगर वो हमारे खाने पर हैं भी तो हम उनको देख नहीं सकते। और इस तरीके से जब ये हमारी बॉडी में एंटर कर जाते हैं तो कई तरह की बीमारियां उत्पन्न करते हैं। इसीलिए कहते हैं कि बिना ढका हुआ खाना कभी नहीं खाना चाहिए। ऑलवेज कीप योर फूड कवर्ड। ठीक है, तो एक तो पहला कारण तो हो गया हाउस फ्लाई। दूसरा जो बीमारियों को फैलाने वाला जो एग्जाम्पल है वो है फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो। इससे कौन सी बीमारी हो रही है, इससे हो रहा है मलेरिया। ठीक है, मलेरिया रोग जो होता है ना उसकी वाहक है ये। वाहक कैसे कि मलेरिया रोग जो है उसका कारण होता है प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स या ऐसे नाम होते हैं इसके, प्लाज्मोडियम। अब ये जो प्लाज्मोडियम है ना, इसका ये एज सच हमारे पास नहीं आ सकता, तो इसको एक जगह से दूसरी जगह लाने और ले जाने का जो काम है ना वो ये करते हैं। आपने सुना होगा कि मलेरिया जब हो जाता है तो क्या करते हैं, घर के आसपास पानी इकट्ठे नहीं होने देना है, अगर हो भी गया है तो उसको हटा देना है वहां से और सफाई वगैरह करनी चाहिए, कूलर को समय पर साफ करते रहना चाहिए, घर की छत पर पानी इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए। सुन रखा है ना सबने। तो अब ये प्लाज्मोडियम जो माइक्रोब है ये अपने आप घूम फिर कर हमारे तक नहीं पहुंच सकता, इसको एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर करने का काम करती है फीमेल एनोफिलीज मच्छर। ठीक है, तो ये जो फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो है ये कैरियर है किसका, मलेरिया डिजीज का। ठीक है, इसके बाद तीसरी जो बीमारी आ जाती है वो है डेंगू। इसका रीजन है फीमेल एडीज मॉस्किटो। ठीक है, ये फैला रही है बीमारी फीमेल एडीज मॉस्किटो। इससे होने वाली जो है डेंगू फीवर। ठीक है, तो डेंगू जो बुखार होता है वो इस फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो के फीमेल एडीज मॉस्किटो के वजह से होता है, जो कि कैरियर के रूप में काम करती है किसके लिए, डेंगू फीवर के लिए। अब ये जो हमने डिजीज पढ़ी इनमें बचने के लिए क्या करना है, दिख रहा है तीनों में ही क्या है, कोई ना कोई मॉस्किटो है। और इन मॉस्किटो से बचने के लिए पहली बात तो साफ सफाई रखें अपने आसपास। दूसरी बात, घर के आसपास कहीं भी पानी इकट्ठा नहीं होने दें, क्योंकि ये जो मच्छर होते हैं इनकी खासियत होती है कि दे ले देयर एग्स इन द स्टैग्नेंट वाटर। स्टैग्नेंट वाटर मीन्स रुके हुए पानी के अंदर ये अपने अंडे देती हैं और वहां से ये घूम फिर कर पहुंच जाते हैं हमारे घरों तक और कई तरह की बीमारियां उत्पन्न करते हैं। जैसे कि मलेरिया में तो होता ही है कि मच्छर के काटने से मलेरिया हो जाता है, हमको पता ही है। डेंगू फीवर जो भी एक क्रिटिकल फीवर है, अगर स्थिति खराब हो जाए तो इसमें भी कई बार काफ़ी सीवियर कंडीशंस उत्पन्न हो जाती हैं। तो हमें ये करना है कि बचकर रखना है, किनसे, मॉस्किटो से बच के रहना है, बीमारियों से बचने के लिए। चलो, अब हमने पढ़ लिया हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मच्छरों से बचने के तरीके। आगे चलते हैं और कुछ जो बीमारियों के नाम आपको याद करने हैं आपके एग्जाम के लिए, वो जरूरी है। अब आपसे ज्यादा से ज्यादा ये तो नहीं पूछा जाता है मेनली कि किसके थ्रू ट्रांसमिट हो रहे हैं या आपको बचने के लिए क्या करना चाहिए। आपको जो याद करना है वो ये याद करना है कि कौन सी बीमारी तो बैक्टीरिया से हो रही है, कौन सी, जैसे हमने चैप्टर की स्टार्टिंग में पढ़ा था वैसे। जैसे कि अब हम सबसे पहले पढ़ते हैं कि वायरस से होने वाली जो कुछ कॉमन बीमारियां हैं हमारे अंदर वो कौन कौन सी हैं। देखो, पोलियो हो गया, हेपेटाइटिस हो गया, हेपेटाइटिस बी, ये बीमारियां जो है किससे हो रही हैं, वायरस से हो रही हैं। ठीक है, इसके बाद और याद करें अगर तो चिकन पॉक्स हो गया, ठीक, मीजल्स हो गया। ये जो बीमारियां हैं ना ये किससे हो रही हैं, वायरस से होने वाली बीमारियां हैं। इसके बाद याद करें बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियां, ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है, ये किससे हो रही है, बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियां हैं। उसके बाद याद करें
जैसे जैसे टी से याद किया था ना मैंने, ट्यूबरक्लोसिस हो गया, टाइफाइड हो गया, टी टी करके या टी स्क्वायर करके याद किया था, ट्यूबरक्लोसिस हो गया, टाइफाइड हो गया, कॉलेरा हो गया। प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी अभी हमने याद किया है, क्या नाम है उसका, मलेरिया। ठीक है, प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारियां मलेरिया। अब ये तो हमको याद करना ही करना है, ये तो चाहे आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ लें चाहे फिलअप में पूछ लें, ये तो आपको याद होना ही चाहिए। ठीक है, शुरू में याद करने की ट्रिक बताई थी, वैसे याद कर लेना। बैक्टीरिया वाली तो याद है, टी स्क्वायर या सी टी स्क्वायर से याद कर लो, ये लो सी टी स्क्वायर, ये तो ऐसे ही याद हो गया। कॉलेरा, टाइफाइड और ट्यूबरक्लोसिस। प्रोटोजोआ मलेरिया याद हो जाएगा। वायरस वाली बाकी बच गई जो वायरस हो जाएंगी, हेपेटाइटिस है, पोलियो है, मीजल्स है और चिकन पॉक्स है। कर लोगे ना याद? चले आगे। अब देखो, ये तो हमने पढ़ ली सारी बीमारियां जो कि मनुष्यों में हो रही हैं, लेकिन मनुष्यों के अलावा और भी तो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, और वो कौन से हैं? बच गए कौन कौन से? प्लांट्स और एनिमल्स। ठीक है, अब देखो एनिमल्स के अंदर जो बीमारियां हो रही हैं इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से, ठीक है, वो कौन कौन सी हैं? तो पहली तो है देखो एंथ्रेक्स। ठीक है, एंथ्रेक्स ये तो होती है बैक्टीरिया की वजह से, ए और बी ऐसे याद हो जाएगा, है ना, ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। एक और बीमारी होती है वायरस से होती है, ये माउथ में, ठीक है, एक तो मुंह में हो जाती है और साथ ही साथ फुट में। अब इंग्लिश में तो हमने लिख दिया माउथ एंड फुट डिजीज, हिंदी में इसको कहते हैं खुरपका और मुंह पका। ठीक है, खुरपका, खुर होता है ना जानवरों के जो पैर होता है ना, उसको खुर कहते हैं, जैसे गाय वगैरह का पैर जो होता है उसे खुरपका, और मुंह पका, उनका मुंह और खुर पक जाता है वायरस की वजह से। ये दो बीमारियां आपको याद रखनी है, जिसमें एंथ्रेक्स इंपॉर्टेंट है, तो ए और बी से याद हो जाएगा। एंथ्रेक्स जो है ये बैक्टीरिया से होता है, वैसे वाले भूल जाओ, ए बी से याद कर लोगे तो भूलोगे नहीं, दूसरी ऑटोमेटिक वायरस से याद हो ही जाएगी। अब तीसरे हमको जो याद करनी है वो याद करनी है प्लांट डिजीजेस। प्लांट्स के अंदर भी डिजीज होती है माइक्रोब्स की वजह से, जैसे कि पहली जो बीमारी है वो है सिट्रस कैंकर। ठीक है, ये जो सिट्रस कैंकर है ये होता है बैक्टीरिया की वजह से। जैसे हम मनुष्यों में कैंसर होता है ना, तो एक तरह से सिट्रस कैंकर जो है वो नींबू के पौधे में कैंसर वाली बीमारी है। तो नींबू का जो फल होता है ना, नींबू जो होते हैं उन पे ब्लैक ब्लैक स्पॉट्स धब्बे हो जाते हैं, एकदम साफ नींबू नहीं रहता है, ये कहलाती है बीमारी सिट्रस कैंकर। इसके बाद है रस्ट ऑफ व्हीट, दूसरा रस्ट ऑफ व्हीट, ये फंजाई की वजह से होता है। इसमें क्या होता है, रस रस में जोड़ा हो जाता है, तो गेहूं की जो बाली होती है ना, उसको जब हम खोलते हैं तो उसमें से गेहूं का दाना निकलता है, इसके अंदर क्या होता है वो एकदम काले पाउडर में कन्वर्ट हो जाता है। तो जैसे हम गेहूं की बाली को खोलते हैं तो वहां गेहूं के दाने की जगह काले रंग का पाउडर हमें मिलता है, जो कि फंजाई की वजह से होता है। और तीसरा है येलो वीन ऑफ लेडी फिंगर, या जिसको ओकरा भी कहा जाता है, येलो वीन मोज़ेक डिजीज ऑफ लेडी फिंगर। लेडी फिंगर ये होता है वायरस की वजह से। जो पत्तियां हैं ना, उनके अंदर जो वीन्स होती हैं, ये पत्ती है ना, मालूम होगा ना वीन्स क्या होती है, 6th क्लास में पढ़ा था पत्ती के बारे में। ये देखो, ये जो वीन्स हैं ये जो है येलो कलर की हो जाती है, जिससे प्लांट जो है वो धीरे धीरे डैमेज हो जाता है, क्योंकि क्लोरोफिल की कमी हो जाती है। तो ये हमने पढ़ ली सारी बीमारियां जो कि मनुष्यों में हो रही है, प्लांट्स में हो रही हैं और एनिमल्स में हो रही हैं। इनके नाम बहुत अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, आज की जो क्लासेस में मेन इंपॉर्टेंट जो है हमने सारी बीमारियां पढ़ ली वही है। अगला जो टॉपिक हम कंटिन्यू करेंगे वो है फूड पॉइजनिंग। फूड पॉइजनिंग क्या है उसके बारे में थोड़ा सा जान लें, और बाकी जो पार्ट बचेगा वो हमारी अगली क्लास में इस चैप्टर को हम कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि नाइट्रोजन साइकिल को बहुत अच्छे से पढ़ना जरूरी है, वो एग्जाम में आएगा ही आएगा। अब फूड पॉइजनिंग क्या है देखो, खाद्य विषाक्तता इसको हिंदी में कहते हैं। ठीक, फूड पॉइजनिंग क्या है, आपने कहीं खाना खाया, अखबार में नहीं पढ़ते हो,
न्यूज़ आती है कि फलानी फलानी शादी में इतने बाराती दूषित खाना खाने से बीमार, सभी अस्पताल में भर्ती। ये है फूड पॉइजनिंग। यानी कि खाना जो है ना ये कंटेमिनेटेड है, कंटेमिनेटेड यानी कि किसी वायरस या माइक्रोब की वजह से, ठीक है। और उस खाने को जब हम खा लेते हैं तो वो हमारे इंटेस्टाइन में पहुंचकर बीमारी उत्पन्न करता है, जिससे मोस्टली वॉमिटिंग या लूज मोशंस हो जाते हैं। और अगर ज़्यादा सीवियर कंडीशन हो, वैसे तो रिकवर हो जाते हैं, लेकिन अगर ज़्यादा सीवियर कंडीशन है खासकर बच्चों में, तो व्यक्ति की डेथ भी हो सकती है। इसीलिए खाना जो है, कहते हैं ना ज़्यादा बासी खाना नहीं खाना चाहिए, या सुबह का खाना शाम को, शाम का खाना सुबह, इस तरीके से नहीं खाना चाहिए। तो कोशिश ये करें कि ताज़ा खाना खाएं, और ख़राब जो खाना है या जिसमें स्मेल आ रही है या जो ढका हुआ नहीं है, उस खाने को हमें खाना अवॉइड करना चाहिए। टेस्टी है तो भी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि वो कई बीमारियों को उत्पन्न करता है। तो फूड पॉइजनिंग क्या है कि ड्यू टू द इन्फेक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है, तो कुछ जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनके इन्फेक्शन की वजह से द फूड गेट्स कंटेमिनेटेड, यानी कि खाना जो है वो खराब हो जाता है, विच कॉजेज मैनी हार्मफुल डिजीजेस व्हेन एंटर इनटू आवर बॉडी। यानी कि जब वो हमारे पेट में पहुंच जाता है तो कई तरह की हार्मफुल बीमारियां उत्पन्न करता है, विच कैन लीड टू डेथ इन सीवियर कंडीशंस, जिससे कि व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है अगर कोई सीवियर कंडीशन है तो। अब अगली क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे फूड प्रिजर्वेशन की मेन टेक्निक्स और नाइट्रोजन साइकिल, जो कि हमारे इस चैप्टर का लास्ट पार्ट बचा है। तो कोशिश ये करेंगे कि कल इस चैप्टर को हम कंप्लीट कर दें। तब तक यहाँ तक चैप्टर आप कंप्लीट कर लेना, क्योंकि फर्स्ट यूनिट टेस्ट अब आपके आने वाले हैं, तो जल्दी मिलेंगे। कोशिश ये करेंगे कि कल इस चैप्टर को हम कंप्लीट कर लें, जितने इस चैप्टर को अच्छे से याद कर लेना। जल्दी मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक पढ़ते रहो।